वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एमिशन में फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम बात क्या करेंगे इसमें आपको हम अच्छी तरीके से बताने वाले हैं और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ देने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट नए हैं चैनल क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली जो वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए। तो साथ साथ महत्वपूर्ण सूचना आपको हम यह बता देते हैं कि अब आपका जो SKM स्टडी का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो चुका है। जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज़ कृपया करके जा करके एप्लीकेशन पढ़ें और वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट की जो कोर्सेज हैं अवेलेबल करा दिए जा रहे हैं और इसकी PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी स्टडी मटेरियल के अंतर्गत। आप बस विजिट करना है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको शेयर करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे शेयर करने का भी ऑप्शन आता है, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं उस ऐप को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको जाना है वहाँ पे, बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई की मटेरियल उपलब्ध कराई जाएगी और यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस होंगी उसकी PDF आपको फ्री वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, जिससे साथ साथ आपको जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिले आपको वहाँ पे तुरंत ही सूचित हो जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे, ठीक है। देखिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। हमने आपके लिए क्या किया है कि ऐप के अंतर्गत हमने शुरू से यानी कि एकदम बेसिक से लेकर के एकदम लास्ट तक के सभी प्रश्नों को, सभी थ्योरी को, सभी आंकिक प्रश्नों को, सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, सब कुछ यानी कि सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सब कुछ हमने आपको वहाँ पर 299 में, सिर्फ कितने में, 299 रुपये में पूरे 1 साल की वैधता के साथ आपके सामने कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड जो नए जुड़े हैं तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऐप को डाउनलोड करें और वहां से चैनल पर विजिट करने के बाद वहां पे जो हमारा कोर्स है उसको परचेज करें और अपने जो 95 का टारगेट आप लिए हैं उसको अचीव करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि हम 95% पा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से पढ़कर आपको अगर कुछ लाभ मिल रहा है तो आप लोग उस कोर्स को परचेज करें। वहाँ पे आपको फुल गारंटी की 95% कराई जाएगी। वहाँ पे पिछले 10 सालों के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कराया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि अगर 10 साल के क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पढ़ाएंगे और यहाँ पे यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें सभी जगह एक जगह मिलने लगती हैं, लेकिन आप अगर कोर्सेज परचेज वाइज करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ जैसे आप फिजिक्स कर लेते हैं तो सिर्फ फिजिक्स चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पे कोई अदर सब्जेक्ट नहीं आने वाला है। अदर सब्जेक्ट का अगर लेंगे तो वहाँ सिर्फ वही सब्जेक्ट आपको दिखेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको बस ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। चलिए इसमें देखते पढ़ने वाले क्या वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान ऑल चैप्टर, सभी चैप्टर्स के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को इसमें पढ़ेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको लघुत्तरीय प्रश्न तैयार हो गए, ठीक है, तो इन प्रश्नों से आपके जो हमारे बहुत अच्छी तरीके से जो 5 नंबर मिलने वाले होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताते हैं कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए थोड़ा तबीयत डाउन होने की वजह से अभी थोड़ी आवाज़ में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमने बहुविकल्पी यानी कि लघुत्तरीय प्रश्नों को लिया गया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आपको स्टार्ट करके बताते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका पहला लघुत्तरीय प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछे जाते हैं, आपके आंकिक प्रश्न के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सभी टाइप के क्वेश्चन जो लघुत्तरीय में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया गया है। मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। संभवतः जो क्वेश्चन हैं ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपको, ठीक है, बस समझने की जरूरत है। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है कि किसी फिलामेंट का कोई फिलामेंट मतलब आप समझते हैं कि कोई जलने वाला, जैसे कि आप बल्ब में लगाते हैं ना, बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसे करंट उसमें प्रवाहित करने पर क्या होता है कि वह जलता है, वह फिलामेंट जलता है तो हमें रोशनी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी फिलामेंट का
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है 100 ओम। ठीक है, प्रतिरोध कितना है 100 ओम तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ओम है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अगर कोई फिलामेंट अगर जल रहा है हमारा, अगर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना निकल कर आ रहा है 100 ओम हमारा है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना निकल कर आया है 200 ओम आया है। ठीक है, फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना करना, इसमें क्या करना है फिलामेंट का जो ताप गुणांक है उसकी गणना करना है। ठीक है, क्या हम जानते हैं इसमें क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिरोध RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी से, किससे RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी से 100 डिग्री पर प्रतिरोध यानी कि 100 डिग्री पर क्या होता है प्रतिरोध कितना होगा 100, यानी कि RT का मान कितना है, यानी कि जो हमारा प्रतिरोध है 100 और R0 का मान नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस अल्फा टी। टेम्परेचर कितना दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, प्रतिरोध कितना दिया है 100 ओम दिया है। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं प्रतिरोध कितना दिया है 100 ओम दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको फार्मूला भी मालूम होगा आपको, RT बराबर क्या होता है RO यानी कि R0 1 प्लस अल्फा टी से हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। 100 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध यानी कि 100 डिग्री पर प्रतिरोध क्या होगा कि 100 बराबर R0 1 प्लस अल्फा 100 बराबर समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब इसी तरीके से समीकरण 2 भी बनाते हैं। इसमें देखिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो देखिए जो प्रतिरोध है हमारा कितना निकल कर आता है 200 ओम आता है। तो देखिए टेम्परेचर इसमें कितना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें जो प्रतिरोध हमारा था देखिए 200 ओम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे RT बराबर कितना है 200 ओम और R0 1 प्लस अल्फा टी का मान 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं तो 200/100 कितना हो जाएगा 200/100 बराबर 1 प्लस 400 अल्फा बटे 1 प्लस 100 अल्फा। ये आपका हो जाएगा जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 100 अल्फा बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम 2 जीरो यहाँ से काट देते हैं, ठीक है 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 2 बचता है और यहाँ पे 1 बचता है। 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ें मिलती है हमको। अब देखिए 200 अल्फा, यहाँ पे 200 अल्फा बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मिलने वाला है हम आपको बताते हैं। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 200 अल्फा होगा ना 200 अल्फा होगा। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। हमने आपको सॉल्व करके दिखा देना है एक बार। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 200 अल्फा बराबर 1 प्लस 400 अल्फा यानी कि 400 अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर हम इस अल्फ़ा वाले सेक्शन को उधर ले जाते हैं, देखिए ये 400 में से अगर 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 200 अल्फ़ा बचेगा और इस 1 को इसमें 2 में से घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब क्या होगा कि हमारा अल्फ़ा बराबर यानी कि 200 अल्फ़ा बराबर 1 आ गया तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 1/200 प्रतिरोध प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी VIP प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए चित्र में क्या प्रदर्शित है कि संधारित्र C2 में विभवांतर व संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको चित्र में क्या दिख रहा है जो हमारा C2 है। ठीक है, C2 में विभवांतर व संचित ऊर्जा की गणना करना। इस C2 में हमें क्या करना है विभवांतर और संचित ऊर्जा कितनी है उसकी गणना करना है। बिंदु A पर विभव 90 वोल्ट है, यहाँ पर वोल्टेज जो है 90 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और जो C1 है 20 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और जो C2 है 30 माइक्रोफैरड है। ठीक है,
और यहाँ पे जो C3 दिया है 15 माइक्रोफैराड दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा हमें दिया क्या है, हमने ज्ञात क्या करना है, ठीक है। देखिए संधारित्र C1 व C2 का C3 क्रम में यानी कि C3 श्रेणी क्रम में। अब यहाँ से अगर देखने पर हमें क्या पता चलता है कि ये सब तीनों क्या है, हमारे श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं। देखिए श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित है, इसलिए तुल्य धारिता, इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेने वाली बात आती है, तो हमें ऐसी संख्या लेना होता है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे हम 60 लेते हैं, 20 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए इसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 60। तो 12 3 या 60 या 20 तिहाई 60, ठीक है, या 13 2 या 60 या 30 दूनी 60 यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे 15 चौका 60 या 15 4 या 60। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर का हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो 9/16 हो जाएगा। अगर हम अकेले क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, तो C लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, अगर C लिखते हैं तो C हमें क्या मिलेगा, 16/9, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये टोटल क्या मिलेगा 20/3 माइक्रोफैराड, क्या हो जाएगा 20/3 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सब देखिए Q बराबर C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू V। देखो C इक्विवेलेंट कितना निकला है 20/3 इंटू 90 माइक्रोकुलाम। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए C इक्विवेलेंट इतना दिया है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, या इसको पहले इसके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 यानी 600 माइक्रोकुलाम, या 600 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 कुलाम। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। अब हमें पूछा गया था कि C2 में जो संचित ऊर्जा थी उसको बताना था, ठीक है। तो हाफ CV², आप फार्मूला जानते होंगे, संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ CV², ठीक है। तो यहाँ से हाफ Q²/C क्या हो जाएगा Q²/C। तो देखिए अगर Q²/C निकालते हैं तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि देखिए आया कहाँ से, Q बराबर CV होता है, ठीक है। Q बराबर क्या होता है CV होता है हमारा, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे C का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें ऊपर नीचे C का हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C²V²/C। इस फार्मूले में हम क्या करते हैं ऊपर नीचे C का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि CV का होल स्क्वायर/C हो जाएगा, यानी कि Q²/C। यहीं से ये निकला हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, ठीक है। देखिए Q का मान हमने निकाला है 600 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा C का मान 30 इंटू 10⁻⁻6। ये कितना है 1/2 आपको दिया ही था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 30 का देखिए यहाँ पे 600 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 बटे 30 इंटू 10⁻⁻6, 1 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए बचेगा क्या मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 से ये 2 कैंसिल हो 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 इंटू 600। अगर इसको टोटल सॉल्व करते हैं तो ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल बचेगा क्या, यहाँ पे 2 है, 1 0 यहाँ पे है, ठीक है। अगर 1 0 यहाँ पे है, 3 0 है, तो यहाँ पे -6 है, तो -6 और +6 करेंगे तो -3 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ जूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पढ़ना है। ये लघुत्तरी प्रश्न में आपका पूछा जाएगा कि इतनी चीज़ें दी हैं तो आपको इतनी चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। देखिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी।
एक चल कुंडली धारा मापी में, किसमें, एक चल कुंडली धारा मापी में 100 फेरे हैं। कितने, 100 फेरे, यानी कि यन का मान यहाँ पे दे दिया, यन का मान यहाँ पे दे दिया, यानी कि एक चल कुंडली धारा मापी में कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल, जो प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा बी, 2 × 10⁻² टेस्ला है। ठीक है, हमने देखिए क्या क्या पाया, एन पाया, ए पाया और बी पाया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पा गया। अब देखिए इसमें 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। अब करंट भी हमको मिल गई, आई कितना मिल गई, पॉइंट, यानी कि 10 मिली एम्पीयर। तो कुंडली में 30 डिग्री का विक्षेप उत्पन्न होता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का विक्षेप उत्पन्न होता है। लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए। तो लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात करना है हमें। देखिए क्या दिया है इसमें, फेरों की संख्या एन बराबर कितना दिया है, 100, एन बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, अब प्रवाहित धारा, जो प्रवाहित धारा होगी 10 मिली एम्पीयर, 10 मिली एम्पीयर को एम्पीयर बदलते हैं तो 10 × 10⁻³ एम्पीयर। ठीक है, 10 × 10⁻³ एम्पीयर। और देखिए क्षेत्रफल ए का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में बदल गया। अब देखिए जो हमारा दिया था चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, 2 × 10⁻² टेस्ला, तो यहाँ पे 0.002 टेस्ला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए NIAB यहाँ दिया है, तो F बराबर टाउ इक्वल टू क्या होता है, NIAB होता है। और साइन 30 अंश का मान थीटा भी दे दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए कौन से फार्मूले में हम रखेंगे उसको भी ज्ञात करते हैं। यहाँ से देखिए आपको सारे फार्मूला हमारा क्या बना, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान 100 दिया था, आई का मान 10 × 10⁻³ दिया था, और ए का मान कितना दिया है, 20 × 10⁻⁴, और बी का मान 0.02, और थीटा कितना दिया था, 30 अंश, साइन 30 अंश यहाँ पे हो जाएगा। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 200 × 10⁻⁷। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे अगर 2 बचा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर सॉल्व करने का अगर हम प्रयास करते हैं, देखिए अगर यहाँ से हम सॉल्व करने का इसको प्रयास करते हैं, देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए ये 100 है, 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बगल में साइन 30 अंश है तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए 10 बचा और 20 बचा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब ये -4 -3 में जुड़ जाएगा, 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो टोटल कितना बचेगा, 200 × 10⁻⁷। वहीं यहाँ पे बचा है तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, एक द्विक स्थान पर, किसके स्थान पर, एक द्विक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, कोई द्विक स्थान है वहाँ पर जो पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है, उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें नति कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए जो ऊर्ध्वाधर घटक दिया है VV दिया है B साइन थीटा। ठीक है, और जो क्षैतिज घटक दिया है B = cos थीटा दिया है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं VB/VH तो V sin θ/V cos थीटा, यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा tan थीटा। VB बराबर √3VH, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, √3VH/BH बराबर tan थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे
यहाँ पे देखिए VV बराबर कितना दिया है, √3BH। ठीक है, यहाँ से इस समीकरण में अगर हम रखते हैं, इस समीकरण में, ठीक है, इस समीकरण में इन दोनों को लेकर यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो VV बराबर कितना दिया है, √3BH। तो यहाँ पे रख देंगे √3BH और नीचे BH तो है ही, तो BH से BH कैंसिल हो जाएगा, बराबर tan थीटा इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर टोटल यहाँ कहते हैं tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ से रख देंगे tan से 60 डिग्री बराबर tan थीटा। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हमें मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉल्विंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए जो अगला प्रश्न है हमारा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा ऊर्ध्वाधर घटक कितना है 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको भी बताया BV/BH बराबर tan थीटा होता है। देखिए यहाँ पे BH दिया है, BV दिया है, तो यहाँ से आपको नति कोण का मान निकल जाएगा tan थीटा का। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। BV बराबर कितना दिया है 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्रफल का क्षैतिज घटक BH बराबर 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि BV बराबर BH sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि VV/BH बराबर tan थीटा। यहाँ से BV का मान दिया है 3√3 × 10⁻⁵। ठीक है, अपान जो BH का मान दिया है 0.3 × 10⁻⁴ दिया है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या बचता है हमारा, √3 बचता है, जो कि tan 60 अंश के बराबर होता है। तो थीटा बराबर हमें क्या निकल कर आया, 60 डिग्री निकल कर आया, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं जो प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, अगर आपको इसका टोटल कोर्स पढ़ना है, अभी एग्ज़ाम आपका अभी जो सेंटर्स हैं आपके 10 फरवरी को निर्धारित हो जाएंगे, उसके बाद आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपको 1 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रहे हैं, जल्दी से आपको इनरोल कर लेना है, जो आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया 95+ लाने का। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर डाउनलोड करके इसका स्टडी मटेरियल पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर आपको कोर्स को परचेज करना है और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाना है 95+ लाने के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जाकर वहाँ जल्दी से उस ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि आप ही के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं, तो आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जाना है, बस कोर्स को परचेज करना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू करना है। और 1 फरवरी से आपका जो कोर्स है चालू हो जाएगा और वहाँ पर पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स हमारे जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि 10 सालों के जो प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, और जो मोटिवेशन वीडियो है, जो आपके ट्रिक्स हैं, एग्जाम कॉपी कैसे लिखें, कैसे सारी चीज़ें करें, आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। क्या लिखना है, फैराडे के नियम का लिखना है, एवं परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको करना क्या है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, फैराडे का जो नियम था विद्युत प्रेरण संबंधी, उसको आपको लिखना है। उसका परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। एक तरीके से माने तो ये प्रश्न लघुत्तरी सेकंड के रूप में आता है। आपका एक लघुत्तरी फर्स्ट होता है, एक लघुत्तरी सेकंड होता है। तो वो लघुत्तरी सेकंड में आपका एक प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं प्रथम नियम से। प्रथम नियम क्या है उसको आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। तो किसी कुंडली से संबद्ध, कोई कुंडली है, कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या, अगर हमारी कोई कुंडली है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई कुंडली बना लेते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको डिटेल में बताने का मज़ा ही कुछ और होता है, समझाने कुछ मज़ा है। हम मान लेते हैं कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
प्रेरित विद्युत वाहक बल ईल, अगर मान लीजिए इसमें प्रेरित विद्युत, अगर हम इसमें करंट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, करंट इसमें लगा देते हैं प्लस माइनस जोड़ करके, तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ई, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होगा। यानी कि अगर हम इसमें क्या कह सकें कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर, जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर होती है उस विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। जहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, जो ऋणात्मक चिन्ह है हमारा, यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। किसका, फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसका विरोध करता है। यानी कि जो हमारा माइनस है, माइनस चिन्ह क्या करता है कि जो हमारे जिससे हम उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन जो विद्युत वाहक बल है वह क्या करता है कि उसका विरोध करता है कि फ्लक्स परिवर्तन ना होने पाए। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यदि परिपथ में कोई कुंडली है, जिसमें तार के क्या किए गए हैं, देखिए आगे आपको बताते हैं। यदि परिपथ में कोई कुंडली है, क्या है, हमारी कुंडली है जिसमें तार के n फेरे हैं, किसके, तार के n फेरे हैं, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सेकंड नियम की बात कर लेते हैं। सेकंड नियम का क्यों समझा देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सेकंड नियम में क्या है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो सेकंड नियम है प्रथम नियम से ही निकला हुआ नियम है। यानी कि अगर किसी परिपथ में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, वह उसी कारण का ही विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज ने यही नियम दिया था कि जैसे कि आप कह दें कोई परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि वह धारा जिससे उत्पन्न होती है वह उसी का ही विरोध करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपके आगे बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए लंबी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। माना ए अनुप्रस्थ काट का तथा यल लंबाई की एक परिनालिका है। कोई परिनालिका हमने बना दिया है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ए है, और लंबाई उसकी क्या है, यल है, जिसमें प्लेटों की संख्या n है। यदि I की धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू 0 n अपान यल इंटू आई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 0 बराबर बी इंटू ए। बी का मान हमें मालूम है म्यू 0 एन अपान यल इंटू आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू 0 एन आई ए अपान यल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। यदि कुल फेरों की संख्या n हो तो परिनालिका में संबद्ध कुल फ्लक्स फाई बराबर n फाई 0 होगा। क्या होगा, n फाई 0 होगा। यानी कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू म्यू 0 एन आई ए अपान यल। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू n इंटू म्यू 0 एन आई ए अपान यल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो म्यू 0 यानी स्क्वायर आई ए अपान यल बराबर म्यू 0 यानी स्क्वायर आई इंटू फाई आर स्क्वायर अपान यल। अब देखिए जहाँ आर बराबर परिनालिका की त्रिज्या और यल बराबर फाई अपान ए होता है। अगर हम यल की बात करते हैं तो यल हमारा क्या है, स्वप्रेरकत्व है, तो यल बराबर फाई अपान ए होता है। तो स्वप्रेरकत्व बराबर देखिए फाई का मान हमने निकाला है, तो फाई का मान यहाँ पर रख देंगे, नीचे यल का मान दिया ही है, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा म्यू 0 यानी स्क्वायर ए अपान यल, ठीक है।
म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए अपान यल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपान यल इंटू एच हेनरी। ठीक है, यहाँ से देखिए जो होता है ना, यानी कि म्यू ज़ीरो आई से आई देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे आई है यहाँ भी आई है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए अपान यल बचा। अब ए का मान देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा अपान यल, क्योंकि हमारी प्रणालिका कुछ इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त बनता है, तो इसी का क्षेत्रफल क्या निकाला है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से म्यू ज़ीरो पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपान यल इंटू एच, यानी कि यल बराबर म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए यल। ठीक है, यानी कि एन बराबर कैपिटल एन अपान स्मॉल एल, यहाँ से आपको निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो आपने हमको बताया। ठीक है, चलिए आपको हम अच्छी तरीके से और बताते हैं जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, कितने का, एक 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्ट। ठीक है, एक 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। यानी कि कोई कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी रेटिंग क्या है, 60 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, 110 वोल्ट से और 60 हर्ट्ज एसी से आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। चलिए इसको आपको बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इसमें दिया क्या है, संधारित्र की धारिता दिया है 60 माइक्रोफेरेड, यानी कि 60 इंटू 10⁻⁶ फैरड। यहाँ पे माइक्रोफेरेड में है तो इसको फैरड में बदल देते हैं। 1 माइक्रोफेरेड बराबर आप जान लीजिए कितना होता है कि 10⁻⁶ फैरड होता है। ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए VRMS कितना दिया है, 110 वोल्ट दिया है। तो AC परिपथ की जो आवृत्ति दी है 60 हर्ट्ज दी है, तो प्रतिघात बराबर क्या होता है, XC बराबर 1/2 पाई FC। ठीक है, यहाँ सारा मान रख देंगे। 2 का मान 2 तो दिया ही है, पाई का मान 3.14, F का मान 60 और C का मान कितना दिया है, 60 इंटू 10⁻⁶। टोटल सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, यानी प्रतिघात कितना मिलेगा, XC बराबर कितना मिलेगा, 44.23 ओम। ठीक है, अब देखिए परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, IRMS बराबर VRMS अपान XC। यहाँ से देखिए 110/44.23 सॉल्व करने पर 2.49 एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन। तो देखिए कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन है, विचलन कोण कितना है, 4 डिग्री है। कितना है, 4 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण ज्ञात करना है। जबकि कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है। यहाँ से देखिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर n-a इंटू ए होता है। तो यहाँ से सारा मान रख देंगे। इसका मान 4 दिया है, 4 रख देंगे यहाँ पे। 4 1.5 - a इंटू ए, यहाँ से देखिए 0.5 a हो जाएगा। अगर ए का मान निकालेंगे तो 4 डिग्री बटे 0.5, इसको सॉल्व करते हैं तो 8 डिग्री आएगा आपका। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। और जो हमारा एप्लीकेशन है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आपके जो मार्च में एग्जाम होने हैं उसकी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, सिर्फ 299 में, बहुत ज़्यादा नहीं होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको जाकर कोर्स परचेज करना और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आपको फिजिक्स में 95% लाना है, तो आपको फिजिक्स का कोर्स जो महासंग्राम है, आपका जो क्रैश कोर्स है 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, वहाँ से जाकर आपको परचेज कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।